तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट से हमें प्लेन पोलराइज लाइट है वो प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से तरीके हैं उसको मैं लिख देता हूँ। पहला है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन से हम अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे ब्रूस्टर लॉ भी कहते हैं। वो डिस्कस करूँगा अभी मैं, ब्रूस्टर लॉ। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन भी कह देते हैं या रिफ्रैक्शन भी कह देते हैं। डबल रिफ्रैक्शन कह देते हैं इसको हम, डबल रिफ्रैक्शन, ये भी डिस्कस करेंगे अपने। थर्ड है हमारे पास स्कैटरिंग। ठीक है, एक प्रोसेस स्कैटरिंग हो सकता है और एक हो सकता है हमारे पास फेज रिटार्डेशन। वो डबल रिफ्रैक्शन में आ जाता है, फेज रिटार्डेशन ही होता है वहाँ पे, फेज रिटार्डेशन। ठीक है, कुछ तरीके हैं जो अनपोलराइज लाइट है हमारी। अनपोलराइज लाइट मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में। ठीक है, वो अनपोलराइज लाइट होगी। देखो किसी भी अनपोलराइज लाइट को हम देखो मैंने ये भी बताया था तुम्हें कि जो अनपोलराइज लाइट है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है, हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो इसको हम दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यदि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम हो, इस बात को नोट करके रखना, यदि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम हो तो उसको हम, कोई भी वेक्टर हो जाए, ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट की बात क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम होती है, तो हम कहते हैं भाई ये दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। इन दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट के बीच में एक्स वाई जो दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, इसके बीच में कितने सारे कंपोनेंट आ सकते हैं, लेकिन द इंडिपेंडेंट दो है ना। तो जो अनपोलराइज लाइट है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम है, तो इसको हम दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो अनपोलराइज लाइट को हम एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट, दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैरेलल कंपोनेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ऐसे नहीं है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़्यादा है पैरेलल कंपोनेंट कम है, सेम होंगे दोनों। ठीक है, उनकी जो रेशियो है, उनका जो क्वांटिटी है वो सेम होगी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप के, पैरेलल कंपोनेंट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे भी हम अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकंड, अलग तरीके, अलग पेन से मैं बना देता हूँ। देखो ये हमारे पास है, ये जो डॉट है ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये है जो, ये है पैरेलल कंपोनेंट। तो अनपोलराइज लाइट को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका है। ठीक है, जिसमें जितने पैरेलल कंपोनेंट है उतने परपेंडिकुलर, मतलब दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में हमने उसको डिफाइंड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो, उनकी जो प्रोबेबिलिटी थी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हर जगह सेम थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यदि सेम नहीं होता तो हम ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट नहीं बनते। ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है हर जगह पर। ठीक है, ये हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि तुम चाहते हो भाई ये मैथमेटिकली प्रूफ हो, मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा इसको, भाई ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम कैसे है इसका, लेकिन हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट ये नोट करो तुम। ठीक है, तो अनपोलराइज लाइट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अनपोलराइज लाइट है हमारी, ये पैरेलल कंपोनेंट है इसमें, और इस पे डॉट लगा दिया हमने, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। डॉट का मतलब वो अंदर की तरफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, तो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन या ब्रूस्टर लॉ। अब प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करने का मतलब है एक ही इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या पैरेलल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल है अनपोलराइज लाइट में, लेकिन यहाँ दो इंडिपेंडेंट में दिखाया है हमने। ठीक है, अब इन दो इंडिपेंडेंट में से यदि एक को हटा दिया हमने तो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाइब्रेट करेगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहला मेथड है वो रिफ्लेक्शन, या जिसे हम ब्रूस्टर लॉ भी कह देते हैं। एक सेकेंड में पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे।
ब्रूस्टर लॉ भी कह देते हैं इसे हम, ठीक है, या बाय रिफ्लेक्शन या बाय ब्रूस्टर लॉ। अब देखो इसमें क्या है, ये जो ब्रूस्टर लॉ है इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द मेलस, की जो डिस्कवरी की थी, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मेलस इन 1808। 1808 में ये मेलस ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो मेलस लॉ, ब्रूस्टर लॉ या सॉरी मेलस लॉ नहीं है, ये ब्रूस्टर लॉ है, ठीक है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मेलस इन 1808। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, हमारे पास एक कोई ग्लास स्लैब है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास स्लैब है, ठीक है, इस टाइप की। जब इस ग्लास स्लैब पर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक सिंपल लाइन से ही बना सकते हैं अपने, ठीक है। ये 2 डायमेंशन है, समझ लेना इसको। ये जो प्लेन है ये 2 डायमेंशन प्लेन है, ये 1 डायमेंशन में नहीं होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन से बनाया, ये परपेंडिकुलर है। जब अनपोलराइज लाइट को हम इंसिडेंट करवाएंगे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा आई है, और ये एक अनपोलराइज लाइट है, मतलब इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, पैरेलल कंपोनेंट होंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे। तो क्या होगा, हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, जो एक अंदर जाएगी एक बाहर आएगी, ठीक, एक लाइट तो बाहर निकलेगी और एक लाइट अंदर जाएगी जो थोड़ी सी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है और बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। तो μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट होगी एक रिफ्लेक्ट होगी एक रिफ्रैक्ट होगी, ये जो दोनों लाइट होगी ये पार्शियली पोलराइज लाइट होगी, ये दोनों लाइट होगी ये पार्शियली पोलराइज लाइट होगी। पार्शियली पोलराइज लाइट का क्या मतलब है, पार्शियली पोलराइज लाइट का मतलब है इसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे और पैरेलल कंपोनेंट होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे और पैरेलल कंपोनेंट होंगे, इनका जो रेशियो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। देखो कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल की हम बात करें, किसी पर्टिकुलर एंगल पे जब अनपोलराइज लाइट है किसी ग्लास प्लेट से किसी मटेरियल से रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज लाइट होगी। पार्शियली पोलराइज होने का मतलब है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट है उनका रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी रेशियो में। और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इसमें क्या होगा, इसमें पैरेलल कंपोनेंट है वो ज़्यादा होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कम होंगे, पैरेलल कंपोनेंट ज़्यादा होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे कम होंगे, ठीक है। मतलब ये है जब लाइट अनपोलराइज थी हमारे पास, जब लाइट अनपोलराइज थी तो इसकी पैरेलल कंपोनेंट की इंटेंसिटी और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की इंटेंसिटी सेम थी। इंटेंसिटी ऑफ द पैरेलल कंपोनेंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज सेम इन अनपोलराइज लाइट। जब वो अनपोलराइज थी इंटेंसिटी सेम थी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। जब लाइट पार्शियली पोलराइज हो जाती है तो जब जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट की इंटेंसिटी पैरेलल कंपोनेंट की इंटेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है, और जो लाइट है वो रिफ्रैक्टेड होती है उसमें पैरेलल कंपोनेंट की इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की इंटेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा नोट करना, ठीक है। अभी हमने पोलराइजेशन नहीं किया यहाँ पे, अभी पोलराइजेशन लाइट पोलराइज नहीं हुई है, अभी लाइट पार्शियली पोलराइज है। पार्शियली पोलराइज का मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट की इंटेंसिटी में फ़र्क आ चुका है। पार्शियली पोलराइज मतलब कुछ जगह इंटेंसिटी ज़्यादा है कुछ जगह इंटेंसिटी कम है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब देखो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर एंगल यदि थीटा आई की वैल्यू हम चेंज करते जाएं, थीटा आई की वैल्यू चेंज करते जाएं, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा जिस एंगल पे जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट होगी, और उस एंगल को हम कहेंगे ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजर एंगल, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू थीटा आई की वैल्यू एक ऐसी फिक्स वैल्यू होगी जिसे थीटा बी से या थीटा पी से लिखते हैं, ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजर एंगल भी लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स μ2 अपॉन μ1। μ2 है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इस पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा, हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होगी, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होगी, और इसका जो वाइब्रेशन है
फील्ड ऑफ वाइब्रेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज। अब देखो यदि वो एंगल हमारे पास ये थीटा बी है, एक पर्टिकुलर एंगल, तो इस एंगल पे जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होगी, और जिसके जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब इसमें जो इंटेंसिटी है वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की होगी, पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब ये जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी विद वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस का मतलब है जिसमें लाइट का वेव वेक्टर नॉर्मल, ठीक है, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, नॉर्मल जो हम नॉर्मल डाल रहे हैं और लाइट का जो वेव वेक्टर लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम कहेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा। तो मतलब जो लाइट है प्लेन ऑफ यदि फील्ड वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है, जो फील्ड वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड वाइब्रेशन है, तो इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलरी, इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट विद इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेटिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो पार्शियली पोलराइज लाइट होगी। इसमें कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होंगे और पैरेलल कंपोनेंट भी होंगे, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट है यहाँ पे, पैरेलल कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ज़्यादा होंगे, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पार्शियली पोलराइज लाइट होगी एक पर्टिकुलर एंगल पे, और वो पर्टिकुलर एंगल क्या है, ब्रूस्टर एंगल कहते हैं जिसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है वो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहला रिजल्ट हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे, क्या है सबसे पहला रिजल्ट ये है कि ब्रूस्टर एंगल पर, एट ब्रूस्टर एंगल, एट पोलराइजर एंगल, जब किसी लाइट को, अनपोलराइज लाइट को हम ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारी, रिफ्लेक्टेड लाइट और जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला याद रखना, ये वाला। रिफ्लेक्टेड लाइट और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये जो दोनों लाइट है एट ब्रूस्टर एंगल, एट थीटा पी, या पोलराइजर एंगल भी कह देते हैं, ब्रूस्टर एंगल भी कह देते हैं, थीटा बी से लिख देते हैं, एट ब्रूस्टर एंगल, ये जो दोनों लाइट है, ये दोनों रे है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ठीक, आपस में परपेंडिकुलर होंगी, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ क्या कहने का मतलब क्या है। एट ब्रूस्टर एंगल ये हमारे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है अनपोलराइज ब्रूस्टर एंगल पे। ठीक है, एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसका एंगल तो थीटा पी है, ये तो थीटा पी होगा सेम, क्योंकि सेम एंगल होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम बता सकते हैं। एक लाइट अंदर गई, ठीक है, वो उसका एंगल मान लो थीटा आर है, ये सेम नहीं होगा, ये अलग होगा स्नेल्स लॉ से। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल यदि हम जो इंसिडेंट लाइट है वो नॉर्मल से एक ब्रूस्टर एंगल बना रही है, पर्टिकुलर एंगल बना रही है, जहाँ पे लाइट है या प्लेन पोलराइज हो जाती है हमारी। देखो ब्रूस्टर एंगल एक पर्टिकुलर एंगल है, ये नहीं है भाई क्रिटिकल एंगल जैसा नहीं है भाई, एक उसके बाद लाइट प्लेन पोलराइज ही रहेगी, वो एक पर्टिकुलर एंगल है, उस पर्टिकुलर एंगल पे ही लाइट प्लेन पोलराइज होगी। ठीक है, जब ब्रूस्टर एंगल पे जब लाइट है, जब उसको इंसिडेंट करवाएंगे, तो ये हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसको फर्स्ट रे मान लेते हैं, इसको सेकंड रे मान लेते हैं और इसको थर्ड रे मान लेते हैं। जो सेकंड रे और थर्ड रे इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब है जो थीटा पी प्लस थीटा आर है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल 180 होगा, ये टोटल देखोगे तो 180 एंगल होगा। ठीक है, और ये 90 है, तो मतलब थीटा पी प्लस थीटा आर हमारा 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा पी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा पी इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। इसको हम ये भी लिख सकते हैं म्यू वन साइन थीटा पी म्यू टू कोस थीटा पी, ये हम इसको लिख सकते हैं म्यू वन साइन थीटा पी म्यू टू कोस थीटा पी। और हमें पता है स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ हमें कहता है म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, म्यू वन साइन थीटा पी
इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा आर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू टू साइन थीटा आर इक्वल टू म्यू टू कोस थीटा पी, ये आएगा। म्यू टू से म्यू टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको भी साइन में कन्वर्ट करना है, कोस 90 माइनस थीटा पी लिख सकते हैं हम इसको, सॉरी साइन में, जब इसको साइन में, कोस में है ये, इसको जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा पी लिख सकते हैं हम। तो कंपेयर करोगे तो थीटा आर आएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा पी, और यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा आर प्लस थीटा पी होगा वो 90 डिग्री का होगा। मतलब ये हमारे पास कंडीशन है। देखो जब प्रैक्टिकली ये करेंगे, हम प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली क्या विजिबल होगा, हमें प्रैक्टिकली विजिबल होगा भाई दोनों रे 90 डिग्री पे, दोनों रे 90 डिग्री पे है, इसका मतलब वहाँ पे पोलराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज बन चुकी है, और उसमें जो फील्ड वाइब्रेशन है सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और उस पॉइंट पे जब ऐसी कहानी हो चुकी है, जब दोनों में एंगल 90 डिग्री का हो चुका है, उस केस में जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो ब्रूस्टर एंगल है। और ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास ये फॉर्मूला तुम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और ये कहानी भी याद रखना थोड़ी सी, मतलब दोनों रे है आपस में 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ये है डिस्कस करने वाला। जैसे ये हमारे पास स्लैब है, इसमें दो सरफेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास स्लैब है, लाइट आई यहाँ से, अनपोलराइज लाइट है वो यहाँ से आई, मान लो वो ब्रूस्टर एंगल पे आ रही है थीटा पी पे। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट मतलब इसमें दोनों कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है और पैरेलल कंपोनेंट भी, और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में, इंटेंसिटी सेम है, आई परपेंडिकुलर और आई पैरेलल की इंटेंसिटी सेम है। जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो उसमें सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, थीटा पी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। अब जब लाइट अंदर ट्रांसमिट करेगी, ठीक है, जब लाइट अंदर ट्रांसमिट करेगी तो इसमें दोनों कंपोनेंट है, इसमें लेकिन पैरेलल कंपोनेंट ज़्यादा है, पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट आई पैरेलल की इंटेंसिटी आई परपेंडिकुलर से ज़्यादा है, ये पार्शियली पोलराइज है। अब ये देखो क्या होगा, ये एंगल है हमारे पास थीटा आर, ये एंगल है हमारे पास थीटा आर, तो ये एंगल भी थीटा आर होगा, ये एंगल भी थीटा आर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये उधर वाला एंगल थीटा आर है, तो जब ये नीचे बॉटम वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी या इंसिडेंट होगी, ठीक है, अब ये कौन सा मीडियम है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। पहले वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही थी, अब डेंसर से रेयर मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो दोनों केस में पोलराइजेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और जो लाइट है वो ट्रांसमिट भी होगी। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे, क्या वो प्लेन पोलराइज होगी, क्या वो पार्शियली पोलराइज होगी? ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, जो सेकंड सरफेस पे जो लाइट, क्या थीटा आर ये एक पर्टिकुलर एंगल है, क्या थीटा आर ये पर्टिकुलर एंगल है कि लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सके आफ्टर रिफ्लेक्शन? क्या थीटा आर थीटा पी के इक्वल है यहाँ पे? ठीक है, तो ये हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे। देखो क्या लाइट है जो, और ये होगी, यदि यहाँ पे ये प्लेन पोलराइज लाइट हमें प्रोड्यूस मिल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का, तो यहाँ पे भी जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, टेन थीटा या थीटा आर इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू1 बाई म्यू2 लिखेंगे इसको हम, ये हमारा ब्रूस्टर एंगल होगा। थीटा आर इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू1 बाई म्यू2, क्योंकि अब जो सेकंड मीडियम है वो म्यू1 है और फर्स्ट मीडियम हमारे पास म्यू2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा आर इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2, और हमें पता है थीटा आर प्लस थीटा पी 90 डिग्री है, थीटा आर प्लस थीटा पी हमारे पास 90 डिग्री है। और यहाँ पे थीटा आर को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा पी म्यू1 बाई म्यू2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा पी म्यू1 बाई म्यू2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा पी म्यू2 बाई म्यू1। ठीक है,
तो मतलब यदि फर्स्ट सरफेस पे, सबसे ऊपर वाले सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो जो नीचे वाली लाइट होगी, ये वाली लाइट होगी, ये दोनों एंगल सेम नहीं होंगे, ये थीटा पी और ये वाला थीटा और ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इस बात को समझ आ रही, बात समझ आ रही है। थीटा और थीटा पी इक्वल नहीं होंगे, थीटा और थीटा पी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन थीटा पी और थीटा दोनों अलग अलग सरफेस के लिए ब्रूस्टर एंगल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेंसर से रेयर में हो रहा है, यहाँ पे रेयर से डेंसर में हो रहा है। वो गलती से लिख दिया था मैंने, थीटा पी इक्वल टू थीटा आर नहीं होगा, ठीक है। थीटा पी इक्वल टू थीटा, फिर तो 45 आ जाएगा, वो वैसा नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो थीटा पी एंगल है, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर एंगल है जिसे ब्रूस्टर एंगल कहेंगे, जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है। और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था tan थीटा पी इक्वल टू μ2/μ1, ठीक है। और हमने ये भी देखा था जो थीटा आर प्लस थीटा पी है, इस केस में थीटा आर प्लस थीटा पी होगा हमारा पास 90 डिग्री का, ठीक है। थीटा आर प्लस थीटा पी होगा 90 डिग्री का। और जो लाइट अंदर गई और रिफ्लेक्ट हुई नीचे वाले सरफेस से, उसके लिए तो इंसिडेंट एंगल थीटा आर होगा, और उसके लिए जो tan थीटा आर होगा μ1/μ2। क्या ये ब्रूस्टर एंगल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ब्रूस्टर एंगल वाली कंडीशन मतलब जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और जो लाइट बाहर निकल रही है, क्या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है? ये एंगल हमारे पास ये थीटा पी होगा, अगेन ये एंगल थीटा पी होगा। जिस एंगल से लाइट, जिस एंगल पे लाइट एंटर करती है उसी एंगल पे लाइट बाहर निकलती है, ये थीटा आर होगा। स्टिल हमारे पास क्या होगा, थीटा पी प्लस थीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। अभी भी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, मतलब पहले ब्रूस्टर एंगल की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो वो अंदर बाहर अंदर जाके भी वो सेटिस्फाइड ही रहेगी। ऊपर सेटिस्फाई नहीं हुई तो अंदर भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट होगी वो भी प्लेन पोलराइज होगी और दोनों लाइट परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जो ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये वाली जो ट्रांसमिटेड, जो बाहर निकल रही है लाइट, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है सेकंड मीडियम में, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। लेकिन ये पार्शियली पोलराइज होगी, लेकिन इसकी पार्शियली पोलराइजेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि लाइट दोबारा एक बार और रिफ्लेक्ट हुई है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर चलेंगे, तो पैरेलल कंपोनेंट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। जितनी बार मतलब एक ग्लास स्लैब से 2 बार लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार जो लाइट है वो एक बार मतलब एक ग्लास स्लैब पे जब लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो उसका 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। 2 बार रिफ्लेक्शन होने से जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, जो बाहर निकली है, जो लाइट ट्रांसमिट होगी, उसमें वो जो लाइट होगी उसमें पैरेलल कंपोनेंट की जो क्वांटिटी है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की क्वांटिटी से काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। मतलब जितनी ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन होगा, मतलब एक ग्लास स्लैब से 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, एक ग्लास स्लैब है तो यहाँ से 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा। 2 बार रिफ्लेक्शन में हमें पता है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो, जो लाइट बाहर निकल रही है उसमें से परपेंडिकुलर की क्वांटिटी कम होती जा रही है, उसमें पैरेलल कंपोनेंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट की मात्रा ज़्यादा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये जो लाइट बाहर निकल रही है इसमें पैरेलल कंपोनेंट ज़्यादा है, पैरेलल कंपोनेंट इसमें ज़्यादा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कम है। अब क्या करेंगे, यदि हम और ग्लास स्लैब रख दें, फिर 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, फिर पैरेलल कंपोनेंट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी जो ट्रांसमिटेड लाइट है। रिफ्लेक्टेड लाइट तो प्लेन पोलराइज होगी और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका एम्पलीट्यूड, उसका जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जो शुरू में रिफ्लेक्टेड लाइट मिली थी और जो हमें बाद में रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है इसकी इंटेंसिटी में काफ़ी फ़र्क होगा, तो शुरू वाली ही ज़्यादा इंटेंस होगी, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे ग्लास स्लैब की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो हमें जो ट्रांसमिटेड लाइट मिल रही है लास्ट में, जो हमें ट्रांसमिटेड लाइट लास्ट में मिल रही है उसमें सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट होंगे, वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट होगी और इसके जो फील्ड ऑफ वाइब्रेशन है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल होंगे, ठीक है। जो लाइट लास्ट में निकल रही है ये वाली लाइट, इसमें जो कंपोनेंट होंगे वो सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट होंगे और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा वो प्लेन ऑफ इंसिडेंट में ही वाइब्रेट करेगा और ये प्लेन पोलराइज लाइट होगी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, इंटेंसिटी इसकी कम होगी, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड लाइट है जो लास्ट में, उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी, जो लास्ट प्लेट पे रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी,
ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ब्रूस्टर लॉ बाय रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, हमने कैसे प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये समझने वाला है टॉपिक, अच्छे से इसको क्लियर करना। ठीक है, एक दो बार खुद सोचना थोड़ा बहुत, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। कोई बस नेट के हिसाब से देखो तो ये दो फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला है हमारे पास और एक ये इन्फॉर्मेशन है भाई, ये दोनों परपेंडिकुलर होती है। ये 90 डिग्री का होता है थीटा आर प्लस थीटा पी। ये दो ही चीज़ें हैं जो तुम्हें थोड़ी सी नेट के हिसाब से जो काम किए तुम्हारे इसमें